हेलो हेलो। आ जाता तो ठीक रहता। अच्छा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ रही ऑडियो वीडियो? टेक्निकल इशू हो जा रहा है आजकल। ये सॉफ्टवेयर जो है ओबीएस जिससे ब्रॉडकास्टिंग होती है वो आजकल सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत डिले कर दे रहा है स्ट्रीमिंग में। तो इस वजह से आप लोग की क्लास ना कई बार लेट भी हो जा रही है और कई बार छूट भी जा रही है। और ये इशू केवल हम लोग के साथ में नहीं है, हमको लग रहा है कि जो जो लोग इसको देख रहे हैं सबके साथ ये इशू आ रहा है। मतलब हमको लगता है कि हर ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इशू है। किसी मेरा टेक्निकल मेरी तरफ से कोई फॉल्ट तो हुआ नहीं है इसमें। जो लोग एक जगह जुड़ पाए, हाँ ठीक है ठीक है, आइए जो लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ें, ठीक है। उस पर कुछ इशू आ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं सही हो पा रही, इसलिए इस पे पढ़ लीजिए सब लोग, ठीक है। आइए। तो इस क्लास को बाद में हर जगह मैं डलवा दूंगा जहां जैसी जरूरत रहेगी। सुनिए, आज आपका यूनिट 3 है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यूनिट 3 है आपका, और यूनिट 3 में हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिक्शन का मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? घर्षण। अब इसमें देखिए, इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आते हैं और जो सिलेबस है वो सब मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन सिलेबस को मोटा मोटा हम लोग दो हिस्सों में बांट लें। यदि मोटा मोटा यदि हम लोग सिलेबस को दो हिस्सों में बांट लें, हाँ, तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा हो जाता है और एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाता है। थ्योरेटिकल का मतलब हुआ कि पूरा जो उसमें ज्यादातर रिटेन एग्जाम में जो है थ्योरी आ जाती है आपके। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन वो मैं हम थोड़ा बाद में दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, इसमें जो आपका सिलेबस है आपके सामने दिख रहा है, उसमें हम लोग आज जो है फ्रिक्शन एंड इट रिलेवेंस इन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आज की क्लास में। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, यहां तक पूरा, मतलब कुल 3 क्लास में बटेगा। कल यहां तक खत्म होगा, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज लेवल सरफेस, ये तीसरी क्लास, और चौथी क्लास में न्यूमेरिकल। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं आपको इसमें ऐड करूंगा, तो जिसको ये चिल्लाना हो कि मेरे सिलेबस में ये नहीं है, क्यों पढ़ा रहा है, तो मत पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ये दिक्कत हो कि मेरे सिलेबस में ये चीज नहीं है, क्यों पढ़ा रहा है, जो मतलब सिलेबस को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा दूंगा। तो आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो अभी वाला तो सिलेबस आपका कवर होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर हो जाएंगी। अब जो एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना चाहता वो मत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो छोड़ देगा, उसको अगर लग रहा है कि नहीं जरूरत है तो, ठीक है। अब सब लोग सुनिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूनिट 3 फ्रिक्शन में घर्षण, जिसका नाम ही है, तो घर्षण देखिए, मैंने कहा ना कि रिलेवेंट चैप्टर्स भी होते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग सभी ब्रांच को ही पढ़ना पड़ता है, तो उसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 5 यूनिट आपकी जनरली होती है, ठीक है। और पहला यूनिट आपको फोर्स के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है, दूसरा यूनिट आपका इक्विलिब्रियम और बीम्स के बारे में पढ़ाया गया। ये दोनों ही यूनिट, जो पहला और दूसरा था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आगे तक काम आएगा, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, कुछ हद तक इलेक्ट्रिक, मतलब इनके में फ्रिक्शन आगे तक जाएगा और भी, मतलब यही नहीं खत्म होगा, आगे और भी ज्यादा यूज होगा। हम लोग में फ्रिक्शन का यूज थोड़ा लिमिटेड है, मतलब काम भर का है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत आगे हाईवे वगैरह जब पढ़ेंगे, रोड पर गाड़ियों के चलने वाला, तो वहां पे थोड़ा फ्रिक्शन का यूज हमको करना पड़ेगा। बाकी इसके बाद वाला जो चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपको पढ़ना है, वो तो मैं कहूंगा चाहे आप किसी भी ब्रांच के रहें, लेकिन आपको जबरदस्त उसको पढ़ना चाहिए। वो डिजाइनिंग में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैंने बोला था शुरू में ही कि मैकेनिक्स जो होगा
वो हमारी अलग अलग क्षेत्रों में मदद करता है। अपने आप में मैकेनिक्स से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मैकेनिक्स के लॉज और रूल्स जब आप पढ़ लेते हैं तो आप जो आगे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनके वहां पे जाके आप काफी हद तक एजमेंट हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं यही बता रहा हूं कि मैकेनिक्स से कौन सा चैप्टर किस ब्रांच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला दूसरा चैप्टर सिविल इंजीनियर्स मैकेनिकल इन दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन वाला चैप्टर मैकेनिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिविल इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 5वां यूनिट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं यूनिट का पूरा बात बता दिया। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन पे तो फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले घर्षण क्या है अगर मैं उसकी बात करूं तो आपके सामने कुछ बच्चे कह रहे थे पीपीटी से पढ़ाइए, तो मैं 100% न्यूमेरिकल वगैरह में तो नहीं पीपीटी की दिखा दिया हो गया, ऐसा नहीं है, बट कोशिश करूंगा कुछ पीपीटी से भी पढ़ा दूं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। फोटोज आप बस देखिए, बाकी मेरी बात सुनिए। फोटोज देखेंगे, नोट्स आपको ये एज इट इज जो बोर्ड पे दिख रही है ना वो नोट्स आपको मिल जाएगी आराम से, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से, जो लोग हैं वो लोग जानते ही हैं। तो आपका जो फ्रिक्शन पूछ रहा है क्या है, तो डेफिनेशन में आप सिंपल सी बात है कि जब भी दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, यानी एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में आएगी और एक दूसरे के सापेक्ष गति का प्रयास करेंगे। संपर्क में आने से फ्रिक्शन नहीं होता है, अगर एक साथ गति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन होना शुरू होगी तो वहां से आपका घर्षण शुरू हो जाता है। घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यानी कह रहा है कि when two surfaces comes into contact and one surface tries to move relative to others, यानी एक सरफेस दूसरे पर फिसलने का या फिर मूव करने का प्रयास करती है, a force arises, एक बल पैदा होता है between them, यानी उन संपर्क सतहों के बीच, called frictional force, यानी घर्षण बल। यह वस्तु की गति का विरोध करता है और इसे रोके रखने का प्रयास करता है। That means it opposes the movement और मोशन, यानी ये मोमेंट या मोशन को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। अगर गति इस दिशा में हो रही है इस ब्लॉक की, तो फ्रिक्शन की दिशा हमेशा उसके विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। अब इसका क्या रिलेवेंस है, रिलेवेंस मतलब अब सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, उसमें बोला था कि फ्रिक्शन एंड इट्स रिलेवेंस इंजीनियरिंग में करें। रिलेवेंस क्या है, आप जानते हैं कि आगे जाके आप मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। मशीनें अभी आपके बाइक में आप देखे होंगे चलाते समय कि अगर केवल ऑयल यानी तेल उसका सब जगह से सूख जाए तो बाइक आवाज करने लगेगी, कटकट होगा, या मोटरसाइकिल व्हीकल है तो केवल ऑयलिंग कर देते हैं, गाड़ी स्मूथ हो जाती है। दैट मीन्स मशीनों के बीच में जब रगड़ घिस होती है, हीट एनर्जी निकलती है और मशीनों में खटपट होती है, तो उसकी स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोग वहां पे घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी यांत्रिक मशीनों में पहला इसका महत्व है, यांत्रिक मशीनों में यानी घर्षण गाड़ियों, मोटर, इंजन और अन्य मशीनों की आवश्यक गति और नियंत्रण प्रदान करता है। घर्षण एक ऐसा बल है जो जिस वजह से पैदा होता है उसी का वो विरोध भी करता है, यानी अच्छा इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोग को पूरा पढ़ना है, ये ध्यान रहे, इसका पूरा न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी आज हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और थ्योरी से आप चाहें तो अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस उसको लिखने का सही तरीका आना चाहिए। नहीं तो आपको पता चलेगा आप लिख के भी आएंगे फिर भी बैक लगेगी, फिर समझ नहीं पाएंगे क्यों बैक लगी, तो उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन आज कवर करिए, अगला पोर्शन थोड़ा सा टेक्निकल होगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3-4 क्लास फ्रिक्शन की लगेगी आपकी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यानी यांत्रिक मशीनों में फिर उसके बाद आता है ब्रेकिंग सिस्टम में। आप जानते हैं कि जो आप गाड़ी में जब ब्रेक दबाते हैं ना तो उसका जो ड्रम होता है या डिस्क होता है वो पहियों पर एक बल लगाता है, घर्षण से ही पहिया रुकता है। ड्रम ब्रेक में क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू लगे रहते हैं, वो शू ऐसे खुलते हैं और पहिए को जब आप ब्रेक दबाते हैं तो शू ऐसे खुल के जो पहिए का ड्रम है उस ड्रम को अच्छे से घिस देते हैं, यानी उसी घर्षण की वजह से पहिया रुक जाता है, ठीक है। हालांकि अभी हाईवे इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे सिविल वाले बच्चे तो वो देखेंगे कि पहिया रुकने की वजह भी कई सारी होती है, एक रोलिंग फ्रिक्शन को रोकना, और रोलिंग फ्रिक्शन खत्म होने के बावजूद भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बना रहता है, उसके लिए आपको डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, ये सब मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं होता गाड़ी को ब्रेक लगा और गाड़ी रुक गई, पहिया हो सकता है रुक जाए तब भी गाड़ी घिसट जाएगी, और वो घिसटने का फ्रिक्शन देखो, एक गाड़ी पर जब तुम ब्रेक लगाते हो, ठीक है,
तो पहिए में और रबड़ पैड में, रबड़ पैड मतलब शू, ब्रेक शू उसका नाम होता है। जब आप ऐसे पहिए ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू ऐसे पकड़ता है, पहिए और ब्रेक शू के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है। वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? तो वो फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है? तो वो एक तरीके का डायनामिक फ्रिक्शन होता है। अभी मैं बताऊंगा फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है, पहिया रुक गया, तब भी गाड़ी घिसट रही है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी गाड़ी स्लाइड करते हुए आगे जा रही है, स्किड करते हुए जा रही है। तो फ्रिक्शन के भी बड़े सारे टाइप हैं, अभी उस पर भी आएंगे। तो पहला इसका महत्व क्या है घर्षण का? पहले घर्षण क्या है मैंने बताया, दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल। दो संपर्क सतहों के बीच गति के दौरान उत्पन्न होने वाला विरोधी बल, यानी एक रेजिस्टेंस फोर्स, एक रेजिस्टेंस फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट पैदा होता है इफ टू और मोर बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, यानी जब दो या अधिक वस्तुएं संपर्क में आती हैं, उनके बीच में गति होती है, तो आप फोर्स एराइजेज, यानी एक बल पैदा होता है, विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का पहला महत्व है यांत्रिक मशीनों में, यानी किसमें? मैकेनिकल मशीनरीज में क्या है कि आप इंजन है, मोटर है, या ये सब चीजें हैं, तो वो स्मूथली रन करें और घर्षण का मान एक सीमा से अधिक भी ना और कम भी ना हो। नहीं रहेगा घर्षण तो आप चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, कोई चीज किसी पर सरक जाएगी, मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। हम पैर रखे जमीन पे और फिसल गए, थोड़ा सा फ्रिक्शन चाहिए बट ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में भी यूज होता है, जब ब्रेक पैड मैंने बताया आपका, जिसको ब्रेक शू भी बोलते हैं, और टायर के बीच घर्षण वाहनों को रोकने में मदद करता है। फिर संयुक्त भागों में पकड़ बनाए रखने के लिए नट बोल्ट है, स्क्रू जैक है, यांत्रिक उपकरण है, में घर्षण उनकी पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। अब घर्षण भी दो तरीके से काम करता है, अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। सतहों के घिसाव और रखरखाव में, यानी कि अधिक घर्षण होने से मशीनों में घिसाव होता है, जिससे उनके रखरखाव की आवश्यकता यानी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के ह्रास को नियंत्रित करने में, यानी कोई मशीन ज्यादा आवाज कर रही है, ज्यादा हीट एनर्जी लॉस हो रहा है उसका, उस जगह पर उसको देखना कि अधिक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस न पैदा हो रहा है, उसके लिए भी हमें पहले फ्रिक्शन को समझना पड़ेगा, तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जब तक समस्या नहीं पता रहेगी ठीक से, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। अब आते हैं कि इसको नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं। कई बार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया कि घर्षण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं इंजीनियरिंग में। तो पहला क्या है? लुब्रिकेशन का यूज कर लीजिए, यानी किसी न किसी लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब होता है स्नेहक, स्नेहन मतलब आप कोई जैसे कहीं भी घर्षण ज्यादा तो ऑयलिंग करना बेसिकली, या ग्रीस लगाना, जिससे उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस घट जाए। फिर सतह को चिकना, या तो आप कुछ नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर सतहों को चिकना बना दीजिए, दोनों सतहें काफी स्मूथ हो जाएंगी तो उनके बीच घर्षण कम हो जाएगा। उसके अलावा रोलिंग एलिमेंट्स का यूज करिए। आपने कभी बियरिंग देखी है? पहिया जब घूमता है इस तरीके से, ये और इसके बीच में दूसरा पहिया रहता है, तो एक दूसरे पर अगर ये ऐसे ही घूमेंगे ना तो जल्दी घिस जाएंगे। तो जानबूझ के इनके बीच में गोलियां डाल दी जाती हैं, जिनको बियरिंग्स बोलते हैं। ऐसे गोलियां डाल दी जाती हैं। गोलियां क्या करती हैं? आपको एक चीज मालूम होगा कि जब किसी चीज को घसीटना हो, किसी चीज को, हाँ नहीं, टोटल स्ट्रेसर 6 सेमेस्टर का क्लास यूट्यूब पे नहीं, वो पेड चल रहा है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पर पेड चल रहा है वो क्लास। अब ये तो जानते हैं आजकल नियम बन गया है, आजकल तो नियम बन गया है ना। हाँ अच्छा, आपने पूछा अजलान शामीन, आपने पूछा कि सर ट्रेन के ट्रैक स्मूथ होते हैं और ट्रेन के व्हील्स भी स्मूथ होते हैं, फिर भी उनमें ग्रिप कैसे होती है? अभी थोड़ी देर में जवाब मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। एक एक रूल है, घर्षण का एक नियम है, और वो आप जानते भी हैं, बस मैं आपको याद दिला दूंगा, ठीक है ना। हाँ कौन सा? फनिकुलर पॉलीगन, अच्छा मैं बताया हूं, बस नाम नहीं लिया हूं। तो थोड़ा सा वेट करिए, बता देता हूं, थोड़ा सा वेट करिए, बता देता हूं। कल ये कमेंट जरूर करिएगा, क्या नाम है आपका? रूपम। आप कल ये मैसेज जरूर करिएगा, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर, डीएसएस के लिए आईएस 800 में स्टील स्ट्रक्चर के बारे में दिया ही नहीं है, तो कैसे करें? कैसे करें क्या? सिलेबस में जो दिया वो मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को, आईएस 800 के बारे में। आईएस 800 जो है वो एक आपका 1987 वाला चल रहा है शायद, और एक आईएस 800 2007 चल रहा है, 1984 है। तो आप लोग को दो कोड से पढ़ना है, 6 सेमेस्टर वाले बच्चे, कोड चेंज हुआ है,
कुछ चैप्टर आपके पुराने कोड से हैं, कुछ नए कोड से हैं, ठीक है। सुनिए, अच्छा मैं बता दूंगा, रूपम सुनो। तो आपने देखा होगा कई बार कि जैसे किसी चीज को खींचना है तो अगर उसके नीचे पहिए लगे रहते हैं तो सर IS 800 में स्टील का MOI दिया नहीं, अरे वो स्टील टेबल से मिलेगा, IS 800 से नहीं मिलेगा। स्टील टेबल अलग चीज होती है, IS कोड अलग चीज होता है। MOI जो होता है वो बड़ा बेसिक बात की हैं आप। स्टील का डिजाइन करने के लिए एक IS कोड आता है। अब इन बच्चों को अभी सेकेंड सेमेस्टर के हैं, इनको ना डराइए आप, समझ रहे हैं। IS कोड अलग चीज है और स्टील टेबल अलग चीज है। आपको एग्जाम में ये दोनों लेके जाने के लिए अलाउ है आप बाहर से, तभी आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टील टेबल में आपको MOI मिल जाएगा। पहले जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए। मैंने बोला किसी चीज को घसीटना हो यदि तो आप उसके नीचे पहिए लगा दीजिए। अच्छा, पहियों के बीच में घर्षण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप जानबूझ के किसी चीज को घसीटेंगे तो वो महंगा पड़ेगा आपको। महंगा का मतलब ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और अगर आप लुढ़का दें तो कम ऊर्जा लगेगी। इसलिए जानबूझ के हम पहियों के बीच में बियरिंग डालते हैं, ताकि ये पहिया जब इस पहिए के ऊपर घूमे या नाचे शाफ्ट के ऊपर, तो उसमें बियरिंग लगा रहेगा। तो बियरिंग क्या होती है, घूम रोल करती रहती है उसके अंदर, जिससे क्या होता है, हाँ दोनों एग्जाम के अंदर ले जा सकते हैं आप अलाउ हैं दोनों को एग्जाम के अंदर ले जाने के लिए, बता चुका मैं। और ये जब इसके अंदर घूमेगा एक दूसरे, जैसे इसको इस चीज को इसके अंदर घूमना है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। शाफ्ट अक्सर घूमते हैं ना, एक्सल जो लगे रहते हैं धुरे, वो अक्सर किसी न किसी सॉकेट के अंदर घूमते हैं। तो घूमने के लिए सीधे लगा दोगे तो ये घिस जाएगा, तो इसलिए इनके अंदर छोटी छोटी गोलियां लगा देते हैं। अब वो गोलियां रोल करती रहती है उसके अंदर, तो घुमावट उसका आसान हो जाता है। तो वही कह रहा है कि रोलिंग एलिमेंट्स का उपयोग करके, यानी बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग का उपयोग करके गतिज घर्षण को कम किया जाता है। एयरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं आप, यानी वाहनों और जलयानों के डिजाइन में इस प्रकार के सुधार किए जाते हैं ताकि वायु गतिकी और जल गतिकी घर्षण को कम किया जा सके। घर्षण को पढ़ने का मतलब बस इतना है कि इसका सही यूज कर ले, जहां जरूरत है वहां घर्षण का यूज कर ले, और जहां नहीं जरूरत है वहां ना यूज करें। तो बस इतना जान लीजिए कि घर्षण केवल ऐसा नहीं है कि दो सतहों के बीच में तभी होगा जब वो ठोस रहेंगे। हवा में भी कोई चीज जा रही है तो हवा का भी घर्षण काम करेगा, पानी में भी जाएगी तो पानी का भी घर्षण काम करेगा। जब कोई ठोस चीज पानी के अंदर जाती है और उसके वजह से घर्षण आता है तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, यानी तरल का घर्षण कहते हैं। कुछ भाषाओं में उसको श्यानता यानी विस्कोसिटी भी कहते हैं, जिसके बारे में आज सिविल वाले बच्चों को, मैकेनिकल वाले बच्चों को अगले सेमेस्टर में, अगले नहीं मतलब उसके भी अगले सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स में पढ़ना पड़ेगा या फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप अभी तक देखें कि अभियांत्रिकी में घर्षण को करने का क्या उपाय है कम करने का। पहला, आप कुछ लुब्रिकेशन का यूज करिए। दूसरा, सतहों को चिकना बनाइए। तीसरा, कुछ रोलिंग एलिमेंट्स का यूज करिए। चौथा, एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स तकनीकों का उपयोग करिए। इसके अलावा निष्कर्ष आपका जो निकला है कि घर्षण एक महत्वपूर्ण बल है जो इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उपयोगी होता है। हालांकि कभी कभी इससे कम करने की आवश्यकता होती है ताकि मशीनों की कार्यक्षमता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके। घर्षण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करके इसकी अनावश्यक हानियों को कम किया जा सकता है। जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पे हीट लॉस होगा, नॉइजिंग की वजह से लॉस होगा। तो घर्षण जरूरी है मूवमेंट के लिए, बट ज्यादा होने पर ये एनर्जी में लॉस भी पैदा करता है। अब आते हैं घर्षण के प्रकार पे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके उस सवाल पे चलेंगे कि पहिए ट्रेन के स्मूथ होते हैं और पटरी भी स्मूथ होती है, फिर कैसे उनके बीच में ग्रिप बनती है, इस सवाल पे बाद में जाएंगे हम लोग, बस इसी के बाद। सबसे पहले घर्षण के प्रकार में जब हम लोग बांटते हैं तो घर्षण मुख्यतः जो है, पहले होता है स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनामिक। मोटा मोटा दो ही तरह का होता है। इन दोनों के बीच की बाउंड्री होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यानी स्टैटिक और डायनामिक के बीच की बाउंड्री है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप ऐसा समझिए कि आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे थे, ठीक है, और गाड़ी को जब धक्का दे रहे थे तो वो हिल नहीं रही थी अपनी जगह से। आपने थोड़ा और बल लगाया, एकदम हिलने के पोजीशन में उसको ला दिया कि अब गाड़ी चल देगी, और जैसे ही चल दी उसके बाद आप थोड़ा कम भी धक्का लगा रहे हैं तो वो चलती जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि आप शुरुआत में आपको धक्का ज्यादा लगाना पड़ा और एक समय पे आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, और जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुई यानी गति शुरू हुई, वैसे ही आपको अब बल कम लगाना पड़ रहा है। यानी पहले आपको ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, फिर आपने और बल लगाया और फ्रिक्शन, क्योंकि बल इधर लगाएंगे
तो फ्रिक्शन अपोजिट पैदा होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन होता है। तो जैसे ही बल को आप बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल भी उधर से बढ़ता जाएगा, एक सीमा पे वो अपने लिमिट पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो लिमिट पे पहुंचेगा और मूवमेंट शुरू होगी वैसे ही घर्षण अब कम हो जाएगा, और अब पहले से कम घर्षण पैदा होगा, आप कम ही बल में गाड़ी को जो है लुढ़का ले जाएंगे, या गाड़ी कोई नहीं, कोई बक्सा टेबल कुछ भी ऐसी चीज है उसको मूवमेंट कराते समय ज्यादा दिक्कत होती है, एक बार मूव करना शुरू कर गया तो फिर मूवमेंट इजी हो जाती है। ये आपने देखा है, नोटिस किया आपने। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चीज रखी हुई है, मतलब सामान्य स्थिति में है, और आप फोर्स को, अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप बल से खींच रहे हैं नहीं हिलेगा, क्योंकि वो उधर से फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। एक सीमा पर आप बल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। यानी बल यहां, आपने यहां से यहां तक बल बढ़ा दिया, फ्रिक्शन भी यहां से यहां तक बढ़ गया। लेकिन अब क्या होगा, अब आगे जब आप बल लगाएंगे तो बल तो बढ़ाएंगे लेकिन फ्रिक्शन अचानक घट जाएगा, और ये होगा उसका मोशन। बल बढ़ाएंगे, मोशन होती जाएगी। फ्रिक्शन सबसे अधिक क्या था, शुरुआत से लेके गाड़ी में मूवमेंट होने से पहले तक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा था, उसके बाद फ्रिक्शन अचानक कम हो गया। तो ये स्टैटिक कंडीशन में था, यहां से यहां तक गाड़ी जो थी या कोई भी चीज जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई मूवमेंट हो नहीं रही, एक लिमिट पर पहुंचा जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू में था, यानी वो चीज हिल नहीं रही थी, रुकी हुई थी, अपनी जगह पे खड़ी थी। जैसे ही वो अपनी सीमा पे पहुंची तो फ्रिक्शन अधिकतम हो गया, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा गया। और जब एक बार मूवमेंट शुरू हुई तो फिर वो डायनामिक फ्रिक्शन में आ गया, डायनामिक फ्रिक्शन में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका डायनामिक फ्रिक्शन, ये हुआ स्टैटिक, और एक पीक पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द बाउंड्री बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। अब डायनामिक का मतलब चलने लगी चीज, उस समय जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा। हाँ आदित्य कुमार, जवाब आज ग्रुप में दिया हूं, आपने देखा है? आपने आज ग्रुप चेक किया था फोर्थ सेमेस्टर वाला? फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप आपने देखा था आज? अगर नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया। डायनामिक फ्रिक्शन जब स्टार्ट होता है तो होता क्या है उस समय, मतलब कोई वस्तु, अब वो वस्तु या तो लुढ़कने वाली होगी या तो सरकने वाली होगी। वो वस्तु या तो लुढ़कने वाली होगी या तो सरकने वाली होगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी चीज को इस तरह से पहियों पर लेके आए तो पहिए घूमते हुए आएंगे तो घर्षण काफी कम हो जाएगा। इस पहियों के और सड़क के बीच में लगने वाले घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये डायनामिक का ही एक रूप है। मतलब डायनामिक फ्रिक्शन जो होता है, पहले तो स्टैटिक हुआ इक्विलिब्रियम में, डायनामिक में एक बटा आपका रोलिंग फ्रिक्शन, और एक हुआ कि ऐसे कोई चीज सड़क पे रखी है इसको खींच रहे हैं, और ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग में बड़ा तकलीफ होती है, स्लाइडिंग में दिक्कत होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। यानी मूवमेंट आसान कब होगी, जब फ्रिक्शन कम होगा। रोलिंग फ्रिक्शन कम है तो वहां मूवमेंट आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी चीज को यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी समझाया गया है। मैंने जो कुछ भी यहाँ पे बताया वो आपको पूरा बताया गया है। यानी आपको सबसे पहले घर्षण के प्रकार में स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी यहां से यहां तक वाला हिस्सा, फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण इसको बोलते हैं, फिर आता है डायनेमिक फ्रिक्शन यानी जिसको गतिक घर्षण बोलते हैं। अब डायनेमिक फ्रिक्शन में दो हिस्से हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है यानी सरकने वाला, और एक रोलिंग है यानी लुढ़कने वाला। तो रोलिंग होना या स्लाइडिंग होना, ये दोनों गतिक फ्रिक्शन के प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को बात? तो बताइए, मेरा आपसे सवाल है पहला कि घर्षण क्या है, आपको बता लेना है, ये चीज क्लियर है। घर्षण का इंजीनियरिंग में क्या महत्व है आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन यही था मेरा, मैं एक एक क्वेश्चन बना रहा हूं। घर्षण क्या है समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि घर्षण का इंजीनियरिंग में क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन मेरा बनता है कि किस घर्षण के प्रभाव को कम करने का क्या उपाय है। चौथा क्वेश्चन बनता है कि घर्षण के प्रकार को समझाइए। तो ये बताइए, आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए? चारों क्वेश्चन समझ में आए आपको? तो ये घर्षण के प्रकार है, इनको लिखा भी गया है, आपको एक एक घर्षण को लिखा गया है। तो सबसे पहले पहला वाला जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें इसका हेडिंग छूट गया शायद, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ। तो यह घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है, यह घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु स्थिर होती है और उस पर गति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यानी स्थिर वस्तु है तो उसके बीच में अगर उसको गति में लाने का प्रयास करेंगे, हाँ,
तो उसमें जो एक एक रुकावट पैदा होगी, वो हिली नहीं है वस्तु, लेकिन आप खिसका फिर भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज को खिसका नहीं पा रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहा है, बट देयर इज अ रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी एक प्रतिरोध है मूवमेंट में, उसी को कह रहे हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग क्या है? जब कोई पिंड बाह्य बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर फिसलने वाला ही होता है, दैट मीन्स इट्स अबाउट टू मूव, फिसलने वाला ही होता है, तो उससे संबंधित घर्षण को सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मान स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान के बराबर होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जब सबसे अधिक हो जाता है, लिमिट पे पहुंच जाता है, तो वही बन जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। ठीक, यानी स्टैटिक के घर्षण के अधिकतम मान के बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। तीसरा गतिक घर्षण है। गतिक घर्षण मैंने बताया आपको कि यह तभी कार्य करता है जब कोई वस्तु पहले से ही गति में हो, यानी गति में कोई चीज आ गई, then the friction working between the contact surface of a moving body on a surface is called dynamic friction। और डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरह का है, ए है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, ऐसे रोल करती है तो रोलिंग, और उसके सतह के बीच में उत्पन्न घर्षण को रोलिंग घर्षण। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होता है जब कोई चीज सरकती है, यानी वह फ्रिक्शन तब उत्पन्न होता है जब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर स्लाइड करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन की दिशा के विपरीत होता है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो विपरीत होता है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। ये चीज याद रखिएगा। कौन सा रुकावट ज्यादा है? स्लाइड करने में ज्यादा रुकावट है, रोल में कम रुकावट है। क्लियर है? तो ये घर्षण के प्रकार थे। अब आते हैं घर्षण के नियम पे, और यहीं से आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, सिंपल सा। तो घर्षण में के बारे में कूलाम ने और एमॉन्टन्स ने काफी सारे नियम अपने दिए, और आपको लगा कि ये कोई बोलने वाली बात नहीं थी, जो उन्होंने नियम दिया ये कोई बोलने वाली बात नहीं थी, लेकिन उन नियमों को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटे लगेंगे कि अरे ये तो हम जानते हैं, लेकिन उनका असर बाद में, मैं जब दोबारा उस चीज को बोलूंगा तब कहूंगा मैंने ये बोला था आपसे। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा घर्षण को लेके आपको कुछ भ्रांतियां होंगी, वो भी दूर हो जाएंगे आपके मन से। क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि मुख्य रूप से एमॉन्टस और कूलम, इन दोनों ने नियम दिए घर्षण के। नियम ठोस सतहों के बीच, ठोस सतह हो मतलब दोनों सॉलिड हो, और सूखा हो, पानी ना हो, क्योंकि कहीं दो सतहों के बीच में अगर आप कोई फ्लूइड या पानी या लिक्विड डालेंगे तो घर्षण उससे प्रभावित होता है। ठीक है ना? शुष्क घर्षण को समझने में सहायक होते हैं। दो ठोस सतहें हैं, उनके बीच में अगर घर्षण पैदा हो रहा है तो उसको समझने में सहायक है नियम। पहला नियम क्या है? घर्षण बल सतहों के संपर्क बल के अनुपाती होता है, यानी दो चीजों के बीच में घर्षण कितना उत्पन्न होगा, आपको क्या लग रहा है वो किस पर निर्भर करता है? आपने पूछा ना दोनों स्मूथ हो तो कैसे ग्रिप बनती है, तो सुनिए, ये तो आपको मालूम है ना कि दो चीजें एक दूसरे पे मूव तभी करती हैं जब उनके ऊपर ग्रिप बनेगी, और ग्रिप मींस फ्रिक्शन होगा, तभी होगा। तो आपको क्या लग रहा था कि चिकना करने से फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा? वी ओनली कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाई लुब्रिकेटिंग। खत्म नहीं कर सकते हैं, कारण बता रहा हूं आपको मैं। अगर कोई वस्तु ऐसे है यहां पे और किसी चिकनी सतह पे रखी हुई है, ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका वेट नीचे W काम कर रहा है, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस यानी ये रुका हुआ है, तो इसका जो भार है वो W है। भार के कारण इस पर एक प्रतिक्रिया N लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन, अब इसका W वेट। अब जब इसको मूव कराने का प्रयास करेंगे तो जो मान लीजिए आप इधर मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस दिशा में पैदा होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अभिलंब बल N के। यानी फ्रिक्शन पहले तो प्रोपोर्शनल होगा किसके? N के। N मतलब नॉर्मल रिएक्शन के, यानी कि वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी उतना ही ज्यादा उसका रिएक्शन भी होगा। अगर नीचे 200 केजी की वस्तु है तो उसके द्वारा सतह पे लगा बल भी 200 केजी होगा, अगर परपेंडिकुलरली रखा गया है तो, जैसे रखा गया उस कंडीशन में बता रहा। तो बेटा इस केस में आपको एक चीज समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा? भार पे। ट्रेन इतनी भारी होती है कि वो जब पटरी पर जाती है तो पटरी का उल्टा दबाव नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, सीधे ये भी कह सकते थे कि अरे यार W और M तो आपस में बराबर ही होते हैं, तो क्यों आप नॉर्मल रिएक्शन का नाम ले रहे हैं?
आप W कह दीजिए कि वेट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा घर्षण काम करेगा। पहला कहना तो नियम का है कि जो घर्षण होता है वो संपर्क बल के अनुपाती यानी नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। अब ये जो N लगा ऊपर की तरफ, अगर ये ज्यादा होगा तो नॉर्मल तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा और ये एक दूसरे को के ऊपर मूव करने में इनको तकलीफ होगी, इसीलिए ट्रेन के बीच में ग्रिप बन जाती है, घर्षण पैदा हो जाता है क्योंकि ट्रेन भारी होती है। अगर कोई हल्की चीज उस पर टहलाएंगे तो नहीं टहल पाएगी। बहुत हैवी होती है ट्रेन, उस पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब कहेंगे सर ये रिएक्शन फोर्स क्यों बोले, सीधे आपने डब्ल्यू क्यों नहीं बोल दिया। एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु का भार बदले, एक वस्तु हमने उठा दिया और एक ही जगह पे भार बदले का मतलब कोई कहेगा नहीं सर हम चंद्रमा पे ले जाकर नापेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा कि चंद्रमा पर तुम तब जाना जब तुम साइंस पढ़ रहे हो। साइंस वाला बच्चा फिजिक्स में भी घर्षण पढ़ा है और वो उठ के कह सकता है कि क्यों नहीं, वो डब्ल्यू बदल सकता है। साइंस का बच्चा आयामों से भरा है, उसके लिए दुनिया खुली है, वो इंटरमीडिएट का छात्र है, वो आगे चल के साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो वो चंद्रमा की बात करे तो अच्छा लगता है। तुम इंजीनियर हो, खास करके डिप्लोमा होल्डर, तुमको यही घूमना है अपने अगल बगल, अगल बगल की ही बात करना, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल होना। साइंस में जाएगा, धरती के ऊपर जाने पे जी के मान में परिवर्तन होता है। कौन जाता है हम में तुम में से धरती के ऊपर? धरती के ऊपर हमारे तुम्हारे में से कौन जा रहा है? कितना प्रोबेबिलिटी है कि आप जाएंगे? हो सकता है कल को तकनीक आए बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे और आपके में कितने चांस है कि जाएंगे लोग? ना के बराबर। और अगर चले भी गए तो घूमने की नीयत से जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने तो बहुत मुश्किल काम है कि हम जाएं, मेरी इच्छा भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे और प्रैक्टिकली किसी वस्तु का भार फिक्स होता है, यानी किसी वस्तु को कहीं रखा जाए तो फ्रिक्शन भी फिक्स होना चाहिए अगर सेम सतह पर रखा जाए तो। एक चीज जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि भार जब सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज भी हो सकता है। कैसे? भार तो कभी नहीं बदलता है बट नॉर्मल रिएक्शन चेंजेज, और वहीं नॉर्मल रिएक्शन अगर घट जाए तो फ्रिक्शन भी घट जाता है। चलो इसी बॉक्स को किसी झुकी हुई सतह पर रख दूं तो क्या लग रहा है, फिसलेगा कि नहीं? कमेंट करिए। अब ये फिसल जाएगा कि नहीं अपने ही वेट से? अपने ही वेट से क्या ये फिसलेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। कहेंगे कैसे फिसल गया, अभी तो यहां रखे थे तो नहीं फिसल रहा था, यहां से कैसे फिसल गया? यहां से कैसे फिसल गया? कारण है बिकॉज वेट इज वर्किंग हियर, यहां पे वेट काम कर रहा है और इस पर इसका इस W का अगर मैं इसका एंगल यहां पे 30 डिग्री लूं तो यहां पर इस W का एक कंपोनेंट काम करेगा, रिएक्शन जो होगा इस सतह के लंब ऐसे काम करेगा और इसका इस W का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड भी करेगा इस दिशा में। नहीं समझे बात को? बताइए। यानी अगर ये W cos थीटा यहां पे काम करता है, W sin थीटा इसको ड्रैग करता है, तो एक तो पूरा बल इसका नीचे था, ऊपर केवल रिएक्शन लग रहा था तो घर्षण बहुत ज्यादा था क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन, सतह के लंब जो लगता है रिएक्शन उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यहां सतह झुकी है तो उसके लंब रिएक्शन का जो मान है n का वो असल में W तो उल्टा ऊपर देगा, सतह के लंब इसका एक कंपोनेंट काम करके W cos थीटा और ऊपर से एक W sin थीटा खींच भी रहा है, नीचे सरक जाएगी ये। एक तो फ्रिक्शन घटा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घट गया। नॉर्मल रिएक्शन क्यों घटेगा? क्योंकि W का कंपोनेंट काम कर रहा है, W नीचे है तो इसके विपरीत में काम करेगा रिएक्शन, पूरा W तो रिएक्शन में काम करेगा नहीं। यानी एक फ्रिक्शन का घटना दूसरा एक डायरेक्ट फोर्स का पैदा होना इसको लुढ़का देगा। तो पहला शर्त मैंने आपसे बताया, मैंने बोला कि थोड़ी देर में क्लियर होगा, और वो पहली शर्त यही थी कि घर्षण का मान कितना होता है। तो मान तभी आएगा जब वो किन पर निर्भर करता होगा। पहला चीज कि दो चीजों के बीच में घर्षण हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होता है। मैंने ये नहीं कहा कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन अगर 20 न्यूटन है तो घर्षण 20 न्यूटन नहीं होता। क्यों? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा चीज मैं यही कहूं, एक नॉर्मल रिएक्शन और जब इसको हटाते हैं बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट म्यू लगाते हैं और यही म्यू घर्षण गुणांक होता है जो कि सतहों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। दोनों सतह एक दूसरे पर कितना रुक्ष है, रफ है, उससे फ्रिक्शन बढ़ता है। तो म्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सरफेस, म्यू सरफेस के टाइप पे निर्भर करेगा। लेकिन सरफेस खूब खुरदुरा,
और उस पर थर्माकोल ऐसे लेके और उसमें धागा बांध के खींच रहे हो। हाँ, कोई ऐसा स्पंज, गद्दे का टुकड़ा ले लो, उसको किसी खुरदुरी सतह पे घसीटो, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं लगेगा उतना फ्रिक्शन, क्योंकि वो हल्का है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। मने मैं पानी की बोतल ले लूं और उसमें धागा बांध के और उसको खूब खुरदुरी सतह पे क्या करूं, खींचूं, तो पानी की बोतल तो सरक जाएगी आराम से। कहेंगे क्यों सर, सतह बड़ा रुक्ष है। हम कहेंगे सतह बहुत रुक्ष है तो थोड़ी ना घर्षण बढ़ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी तो होना चाहिए। कहीं ऐसा हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन बहुत हैवी, यानी वस्तु बहुत भारी है, सीधी रखी है, नॉर्मल रिएक्शन काफी हैवी है और साथ में सतह भी रुक्ष है, लो खींच लो गाड़ी। इसीलिए जब पंचर होती है गाड़ी पंक्चर होती है तो क्या होता है, लोग सोचते हैं गाड़ी के पंचर होने पर फ्रिक्शन बढ़ गया। गलत, गाड़ी के पंक्चर होने पर फ्रिक्शन नहीं बढ़ता। फ्रिक्शन का मतलब आप सोचेंगे कि गाड़ी पंचर हुआ तो कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन बढ़ा, ऐसा नहीं हुआ। सतहों की प्रकृति ही बदल जाती है, यानी म्यू बदल जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल जाता है। कई लोगों के मन में एक सवाल होगा अभी, क्योंकि वो आएगा तो आपको खतरा लगेगा अजीब सा, मैं बताता हूं, पहले इधर आइए। मैंने बोला पहला लॉ क्या कहता है कि पहला लॉ बस कहता है कि घर्षण बल संपर्क जो सतह है उस पर अभिलंब के समानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है, देखिए यहां दिखाया भी है कि अगर ये W है, N है और ये फ्रिक्शनल फोर्स FA है तो जो F होगा वो म्यू इंटू N होगा, ठीक है ना। कहना उनका है था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यहां से F इज इक्वल टू म्यू इंटू N होगा, जहां F घर्षण बल है, म्यू घर्षण गुणांक, N अभिलंब है, नॉर्मल फोर्स है। द्वितीय नियम कहता है कि घर्षण सतह के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यही बात मैं अभी बोल रहा था। दूसरा नियम है, पहला नियम तो उसके समानुपाती है, दूसरा कहता है संपर्क सतह पर निर्भर नहीं करता। यानी मैं अगर मेरी उंगली का टाइप वही है, सेम मटेरियल की उंगली है, जिस मटेरियल की हथेली है, तो मैं इस पर करने में इस तरह से मुझे जितना घर्षण लग रहा है पूरा घिसूंगा तब भी उतना ही बल लगाना पड़ेगा। अब कई लोग सोचेंगे ये कहता है कि संपर्क सतह यदि बढ़ जाए, संपर्क सतह मतलब कॉन्टेक्ट एरिया, इसमें कॉन्टेक्ट एरिया पूरा पकड़ में है और यहाँ केवल उंगली पकड़ में है, एक छोटा सा एरिया कॉन्टेक्ट में है, यहाँ कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, तो दोनों में बल बराबर लगेगा, ये कह रहा है। इसका मतलब इनके अनुसार गाड़ी को चाहे हवा भर के हम चलाएं, गाड़ी हवा भरी रहती तो क्या रहता है, ऐसे हवा भरी रहेगी गाड़ी में, ऐसे इस तरीके से, तो जब गाड़ी चलेगी तो आप कहेंगे चाहे ऐसे चले क्योंकि कंटेक्ट एरिया कम है, और जब पंचर होती है तो कंटेक्ट एरिया कुछ ऐसे पंचर हो जाती है बाइक तो कंटेक्ट एरिया बढ़ जाता है इसका, यहाँ थोड़ा सा टच करता है, यहाँ ज्यादा टच करता है। तो आपको ऐसा लग सकता है, क्या आपको ऐसा लग सकता है पहली बात कि भाई पहिया पंचर है तो चलने में दिक्कत ज्यादा है, क्यों, घर्षण बढ़ गया। घर्षण नहीं बढ़ता, दो चेंजेस इसमें होते हैं। पहला, इसका सेंटर शिफ्ट होता रहता है, क्यों, जैसे गोल पहिया रहे पूरी तरह से तो उसका सेंटर फिक्स है, घूमेगा तब भी फिक्स रहेगा। इसमें नौटंकी क्या है, सेंटर अभी यहां है, जब ये घूम के नीचे आएगा तो सेंटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गड़बड़, यानी रोल करने के लिए आइडियल नहीं रह जाता, तो इसका शेप गड़बड़ करता है, यानी इसका पहला दिक्कत तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हो जाती है। दूसरी दिक्कत कहां से होती है, ये जब कांटेक्ट एरिया घटने बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, कहां प्रॉब्लम है, जो कांटेक्ट एरिया बढ़ा, अगर टायर का एक छोटा सा बिंदु टच है तो हो सकता है वो एक चिकना वाला पार्ट टच हो, लेकिन जब एक बड़ा एरिया टच करता है तो खुरदुराहट उसकी बढ़ जाती है। एरिया से नहीं मतलब, अगर खुरदुराहट जो है पहिए की हर जगह एक समान कर दी जाए, ठीक है। हाँ, मिस अनु ने बोला है कि सर आप बोले थे कि जब एक यूनिट खत्म होगी तो वन शॉट आएगा। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर का, तब ठीक है, अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला कि जो अभी चल रहा है, तो ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का वन शॉट मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, करा देता हूँ मैं वन शॉट, ठीक है, वन शॉट करा देता हूँ। हाँ हाँ, वैक्यूम से क्या मतलब है, फ्रिक्शन का वैक्यूम से क्या मतलब है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। सर्वे का वन शॉट, ठीक है अनु, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, तुम लोग ग्रुप खोलते हैं तो उसमें मैसेज किया करो, बताया करो, अभी तो क्लास ही नहीं ले पा रहा था, ये खत्म हो जाए, कर्व खत्म हो जाए तो करा देते हैं, कर्व खत्म हो जाए तो करा, अभी तुरंत वन शॉट क्या करोगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ।
अपने सोचो कि अभी वन शॉट क्या करोगे, अभी तो शुरुआत हुई पढ़ाई की, थोड़ा पढ़ लेते तब वन शॉट करते। जैसे थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लेते तुम लोग, जब थोड़ा ये होता है कि सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े हो गए तब वन शॉट करते। अभी वन शॉट करोगे तो क्या मजा आएगा। बट ठीक है, मैं करा दूंगा। पहला चैप्टर सर्वे का प्लेन टेबल इजी है, तो मन ही नहीं करता, लगता दोबारा क्या उसको घीसे, मतलब उस चीज को दोबारा पढ़ाने का मन नहीं करता है। बहुत सिंपल है, थियोडोलाइट वगैरह पढ़ना है, कर्व पढ़ना दोबारा तो मजा आएगा। ठीक है, करा दूंगा मैं वन शॉट। चलो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि तब तक थोड़ा सा डिटेल वाली क्लास को अच्छे से पढ़ लो, डिटेल वाली क्लास को अच्छे से पढ़ लो तब तक। ठीक है, अब आओ, द्वितीय नियम कहता है संपर्क सतहों पे निर्भर नहीं करता है, यानी कॉन्टेक्ट एरिया बड़ा हो या छोटा हो, सतह अगर एक सी है, मतलब अगर दोनों चिकनी सतह है और एक बड़े एरिया को पकड़ी एक छोटे एरिया को, तो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बड़ा हो रही है तो खुरदुराहट बढ़ रही है, छोटे में खुरदुराहट नहीं हो रही, यानी दोनों सतहों के रफनेस पे तो निर्भर करेगा, म्यू पे निर्भर करेगा, एरिया पे निर्भर नहीं करेगा। अब ये अलग की बात है कि बाइक जब हल्का सा टच करती है तो खुरदुराहट भी कम होती है उसकी, यानी किसी स्मूथ चीज को टच करता है, लेकिन जब वो फ्लैटन होती है तो खुरदुराहट बढ़ जाती है उसकी, वो अलग की चीज होगी। ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा नियम कह रहा है स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से अधिक होता है, तो ये तो मैं बता चुका कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान गतिक घर्षण से कम था, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक वैल्यू। तो ये मैं बता चुका हूं आपको, इसको पूरा इसी चीज को लिखा गया। फिर वही लिखा है कि जो स्टैटिक कंडीशन में म्यू होता है वो गतिक कंडीशन वाले से ज्यादा होता है। इसका कारण देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर होती है और उसके सतह के बीच उत्पन्न वाला स्थैतिक घर्षण हमेशा गतिक घर्षण से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि दो सतहों के सूक्ष्म संपर्क बिंदु माइक्रो ज्वाइंट्स अधिक मजबूत होते हैं और गति शुरू करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये बॉक्स इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको जूम किया गया, देखिए आपको ये जब जूम किया गया है यहाँ पे तो कैसा दिख रहा है, ये ऊपर वाले को खूब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें लेंस लगा के जब देखा गया तो पाया गया कि इसकी सतहें थोड़ी रुक्ष थी, थोड़ी इसकी रुक्ष थी और एक दूसरे में इंटरलॉकली ये फंसे हुए थे, तो गति शुरू करने के लिए इनकी थोड़े ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो ये रियल कॉन्टेक्ट, देखिए रियल कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो यहाँ कॉन्टेक्ट किया है, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया है, यहाँ पे किया है, तो रियल कॉन्टेक्ट एरिया काफी कम होता है। बात समझ आ रही है। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि जब गति को शुरू करना हो तो इंटरलॉकली फंसे रहते हैं आपस में, जब गति शुरू हो जाती है तो एक गड्ढे से बाहर निकला तो मूवमेंट इजी हो जाती है, तो उसी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर है बात आपको। फिर अगला चतुर्थ नियम कहता है कि गतिक घर्षण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब अगर मूवमेंट नहीं हुई तो स्थैतिक घर्षण बढ़ता जा रहा था, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा, जैसे ही गति शुरू हुई तो अब ऐसा नहीं कि तुम गति को 80-100 कर दो, 500 किलोमीटर प्रति घंटे कर दो तो घर्षण का मान बदल जाएगा। गतिक घर्षण कांस्टेंट होता है चाहे गति कितनी भी हो। हालांकि कुछ मामलों में ये गलत साबित होता हुआ आया था एक बार इस नियम में संशोधन, लेकिन मैं उसकी बात तुमसे अभी नहीं करूंगा। गतिक घर्षण में कह रहा है कि तुम एक बार वस्तु चल दी तो चाहे तुम गति को तेज करो चाहे धीमा, उसके फ्रिक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यही नियम है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कह रहा है पांचवा नियम कि घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी दो सतहें जो कांटेक्ट में हैं वो कितना ऐसे चिपकी हो उस पर नहीं, मतलब है वो कैसी हैं, रुक्ष हैं या चिकनी है उस पर निर्भर करता है। अब चिकनी हो तो चाहे इतना सा टच किया हो चाहे पूरा सेम फ्रिक्शन लगेगा, खुरदुरी हो तो चाहे इतना सा टच किया हो चाहे इतना सेम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये पांचों नियम आपको याद रहने चाहिए घर्षण के, और अगर आप घर्षण के नियम समझ चुके हैं तो निष्कर्ष पर पहुंचिए कि घर्षण से नियम में हमें ये समझने में मदद करते हैं, यानी घर्षण के नियम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वस्तुएं सतहों पर कैसे गति करती हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग में उचित लुब्रिकेशन यानी चिकनी सतहों का उपयोग करके और उपयुक्त डिजाइन के माध्यम से घर्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको करने हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो वस्तु के गति के लंबवत कार्य करता है। ये लगा दीजिए बी वाला, वस्तु के गति के लंबवत कार्य करता है। ये घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, जल्दी बताइए। वस्तु की गति के लंबवत लगा दिया जाए ना,
बताइए। वस्तु के गति के विपरीत, अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है, बताइए। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक, फिर मैग्नेटिक और रोलिंग। बताइए कौन सा इसमें से घर्षण का प्रकार नहीं है? तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है, रोलिंग होती है, लेकिन मैग्नेटिक फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अगला कि जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस पर कौन सा घर्षण कार्य करता है? तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु स्थिर होगी तो कौन सा घर्षण काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में चलती है तब कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में चलती है तब कौन सा फ्रिक्शन होगा, बताइए। बताइए। ऑब्वियसली अगर द्रव या गैस में तो मैंने बोला था कि उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, पांचवा, घर्षण का सूत्र F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन किस नियम को दर्शाता है? बताइए। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये किस नियम को बता रहा है? इसमें 3-4 नियम है, तो कौन सा नियम इसमें से वो डिफाइन कर रहा है? 5 नियम मैंने घर्षण के बताए थे, ये कौन से नियम को डिफाइन कर रहा है? मतलब किस नियम से संबंधित वो फार्मूला लग रहा है? पहला नियम है घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पहले तो नियम है गलत है। घर्षण बल अभिलंब बल के अनुपाती होता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? स्थैतिक घर्षण हमेशा गतिक घर्षण से अधिक होता है। नियम तो सही है, लेकिन उस फार्मूले से रिलेटेड नियम है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि घर्षण सतह की गति पर निर्भर करता है। ये तो नियम है नहीं, ये दोनों तो नियम गलत है। ये दोनों नियम सही हैं, बी और सी, लेकिन वो दिखा रहा है वो घर्षण बल अभिलंब बल के अनुपाती होता है। ठीक है, नियम ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो फार्मूला इस नियम से जुड़ा हुआ है। बाकी दोनों नियम ही उल्टे हैं, गलत है। छठवां, कौन सा कथन सत्य है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा नियम इसमें से सत्य है, आपको बताना है। यानी गतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, ये नियम गलत लग रहा है मुझे। स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक वाला गतिक घर्षण से अधिक होता है, मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन मैं और पढ़ूंगा क्योंकि हो सकता है बी और सी दोनों का ऑप्शन हो। स्थैतिक और गतिक घर्षण बराबर होते हैं, गलत है। घर्षण सतह के संपर्क बल पर निर्भर नहीं करता, करता है, यानी एक ही नियम सही है, स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से अधिक होता है। समझ में आ गई बात? अगला, कौन सा घर्षण गति के वेग पर निर्भर नहीं करता? किसी चीज को कितना भी तेज चलाइए, जो डायनामिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू नहीं बदलती। डायनामिक वाले को काइनेटिक लिख दिया है इसमें। ठीक है, बताइए, क्लियर है? अगला, घर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बताइए किस पर निर्भर करता है? घर्षण किस पर निर्भर करता है? घर्षण किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताइए। तो नेचर ऑफ सरफेस यानी सतहों की प्रकृति पर, वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, हवा के दबाव से कोई लेना देना नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटी से लेना देना है। गुरुत्वाकर्षण एंड ग्रेविटी है लिटिल बिट डिफरेंट, और गुरुत्वाकर्षण बदलेगा तो ऐसा नहीं घर्षण बदल जाएगा। ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। वाहन के ब्रेक लगाने में कौन सा घर्षण कार्य करता है, बताइए। अब यहाँ पे दुविधा पैदा हो जाएगी आपके मन में, मैंने इसी को बोला था। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो पहिए और ड्रम के बीच में, मतलब ये ऐसे जब ब्रेक आप दबाते हैं, मैंने बताया ना, तो ऐसे ब्रेक शू बने रहते हैं, जैसे ही दबाएंगे इसमें जाके पहिए के बीच में ऐसे एक ड्रम सा लगा रहता है, ये ब्रेक शू उसी में जाके चिपक जाता है तो पहिया रुकने लगता है। तो उस समय जो घर्षण होता है वो तो गतिक घर्षण होगा।
लेकिन यदि आपका अभी गतिक में भी रोलिंग है, रोलिंग ऑप्शन में है, रोलिंग तो नहीं, दो चीजें एक दूसरे पे मूव कर रही हैं, तो पहिया और ब्रेक, एक तो इनके बीच में ब्रेक लगाते समय, और एक गाड़ी पर ब्रेक लगता है तो सड़क और पहिए के बीच में भी घर्षण पैदा होता है, सड़क और पहिए के बीच में भी एक घर्षण पैदा होता है, और एक ब्रेक और ड्रम के बीच में भी पैदा होता है। दोनों घर्षण की प्रकृति अलग अलग होती है। जब पहिए, गाड़ी के पहिए और सड़क के बीच में जो पैदा होता है, वो घर्षण जो होता है वो स्लाइडिंग होता है, यानी डायनामिक होता है। मतलब डायनामिक का मतलब क्या है? चलती हुई स्थिति में गाड़ी चलती रहती है और काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन लगता रहता है। लेकिन जो ड्रम लगाता है ना, ड्रम उसको रोक देता है पूरे तरह से पहिए को, और जैसे ब्रेक आपने मार दिया तो वो ड्रम जाके उसमें चिपक गया, अब पहिया भी रुक जाएगा, ड्रम भी रुक जाएगा, लेकिन दबाव बना रहेगा। ब्रेक आपको मारे रखना पड़ेगा। सपोज करिए आप किसी ढाल पे खड़े हैं, ढाल पे खड़े हैं, गाड़ी फिसल रही थी और आपने ब्रेक दबा दिया, तो उस समय ब्रेक को कोई पकड़े हुए है, ब्रेक 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 किसी पहिए के ड्रम को पकड़े हुए है, गाड़ी फिसल जाती है यदि आप ब्रेक छोड़ दें तो, यानी आपने एक फ्रिक्शन पैदा किया हुआ है। और वो फ्रिक्शन कौन सा पैदा होता है ब्रेक लगाते समय? तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू होता है। लेकिन ये ब्रेक और ड्रम के बीच में है, अगर पहिए और सड़क के बीच में पूछा जाए तब डायनामिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये स्पष्ट नहीं किया है कि ब्रेक लगाते समय किसके किसके बीच में, तो नहीं है। तो स्टैटिक और डायनामिक दोनों आंसर हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। आपको जब क्वेश्चन देगा तो क्लियर करके देगा, ठीक है, चिंता मत करिए। बॉल बियरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किस प्रकार किया जाता है? जाहिर सी बात है, मैंने भी बताया कि जो बियरिंग होती है वो बॉल बियरिंग जो होती है वो बॉल के अंदर घूमती रहती है, तो अगर वो बियरिंग न डाली जाए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, यानी एक दूसरे पे सरकेंगे, और उसको डालने से रोलिंग फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है तो घिसावट कम होती है मशीनों की। यानी गतिक घर्षण को स्थैतिक घर्षण में बदलना ये तो बेकार है, तरल स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। स्थैतिक को रोलिंग में बदलते हैं हम लोग, ताकि क्या होता है, असल में सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें जो होता है कि आप स्लाइडिंग को रोलिंग में बदलना अगर लिख देता तो और बेटर होता, स्लाइडिंग टू रोलिंग, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कहते हैं बदलते तो उसको रोलिंग में ही है। तो किसको रोलिंग में बदला गया है? तो स्थैतिक को या स्लाइडिंग को रोलिंग में बदल दिया जाता है बियरिंग लगा के। क्लियर है? तो हम लोग एक कई सारे ऑप्शन में से एक ढंग का ऑप्शन चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसा मैं यहां नहीं दे रहा हूं, एग्जाम में भी ऐसा आएगा, दो दो ऑप्शन आपको सही से लगेंगे, तो उसको कहते हैं एक का सही जो बेटर है उसका चयन करना। अगला कह रहा है गाड़ियों और हवाई जहाजों के डिजाइन में घर्षण को कम करने के लिए कौन सी तकनीक? एरोडायनामिक्स का, एरोडायनामिक्स, बर्नौलीज के थ्योरम, इनका प्रयोग करके हम लोग हवाई जहाज में हवा के घर्षण को कम से कम रखते हैं। आपको मालूम है, मैं अभी कुछ दिनों पहले घूमने गया था जंगल सफारी, तो टाइगर रिजर्व था वहां पे, ठीक है। वहां पे मैंने पहली बार देखा था दीमक का घर, दीमक जो लग जाते हैं दीवालों में, घरों में, आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे वहां के गाइड ने बताया, गाइड ने क्या बताया मुझे मालूम है, जो दीमक अपना घर बनाते हैं प्रॉपर मिट्टी का, वो बड़े बड़े टीले जैसे, मतलब हम लोग की हाइट के बराबर या कभी कभी उससे भी ऊंचे, जितनी हमारी, दीमक कितना छोटा होता है आपने देखा होगा, दीमक, वो लोग अपना घर बनाते हैं, और वो बड़ा ऐसे दिख रहा था, ऐसे नुकीला चारों तरफ से, बड़ा स्टेबल टाइप। असल में दीमक जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो टर्मिट होते हैं, वो भालू उनको बहुत तेजी से खाता है, तो वो अपना घर बनाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे उस घर में। आपको मालूम है जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है ऐसे टावर जैसा, उसका डिजाइन दीमक के घर से लिया गया है। मुझे उसने ये बात बताई, गाइड जो हम लोगों के साथ में था घुमाने वाला, क्योंकि तब मैंने देखा कि वो दीमक का घर, कभी आप सर्च करिएगा गूगल पे, तो दीमक का घर आपका उसी डिजाइन का मिलता है, सिमिलर। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं ना, हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं इस समय, जैसे कोई अच्छा फाइटर प्लेन हो, या तो किसी न किसी जानवर से या प्रकृति के किसी डिजाइन से इंस्पायर होकर ही बना रहा है। तो जब हम लोग को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो कई ऐसे, अब अगर मान लीजिए मुझे कैमरे के लिए एक स्टेबलाइजर की जरूरत है, हमारा कैमरा हिल रहा है, एक
और ऐसा देखे होंगे जो कुछ कैमरे होते हैं ना जो भयंकर स्टेबलाइजर होता है, हाथ किसी का कितना भी हिले कैमरा स्टेबल रहता है उसके ऊपर। तो चिकन नेक उसके लिए एक नेचुरल ऑप्शन कई लोगों ने बताया कि जो चिकन होता है मुर्गा, उसकी गर्दन पे कैमरा बांध दिया जाए अगर, और मुर्गा खूब हिलता था, उसका कैमरे में एकदम स्टेबल वीडियो आती थी। तो नेचर ने कई चीजें हमको ऐसी दी हैं जिनका नकल करके हम आर्टिफिशियल वैसी चीजें बना रहे हैं और बड़े पैमाने पे बृहद रूप में बना रहे हैं। ठीक है, तो एरोडायनामिक्स वगैरह का डिजाइन बर्नौलीज ने किया, तो कई सारे पंछी ऐसे थे उड़ने वाले जिनका पंखों के डिजाइन से इंस्पायर था। ठीक है, एरोडायनामिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग यही सब पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मैकेनिक्स के वन शॉट की बात कर रहे थे, तो 1 यूनिट का वन शॉट हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक पे भी है, सिविल टेक पे भी, दोनों पे। यहाँ पे आपको वन शॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये वन शॉट क्लास चली है इसमें लगभग, और मैंने इसमें पूरा जो पहला यूनिट है उसको खत्म किया है, और इसमें मैंने लिंक भी दिया हुआ है बहुत सारा। आप इसका कमेंट देखिएगा, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स जो लोग मांगे हैं इसमें मैंने लिंक डलवाया था टेलीग्राम का, हो सकता है आप इन्हें, मतलब मैं डलवा दूंगा अगर नहीं देखा होगा तो। नोट्स का लिंक डलवा दूंगा, दूसरा यहाँ पे चैनल का भी लिंक डलवा दूंगा व्हाट्सएप को, वहां से भी नोट्स मिल जाएगी। वन शॉट आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग पुराना नहीं पढ़े हैं वो यूनिट 1 का वन शॉट देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कि किसी मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो लुब्रिकेशन यानी चिकनाई का उपयोग करते हैं। और ये है लास्ट क्वेश्चन कि घर्षण को नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। लुब्रिकेशन का उपयोग करना सही है, सतहों को पॉलिश करना ये भी सही लग रहा है, सतहों को अधिक खुरदुरा बनाना ये गलत है, रोलिंग एलिमेंट्स का उपयोग करना ये भी सही है। घर्षण को नियंत्रित करने के लिए इसमें कई सारे हैं, और ऑल ऑफ द ऑप्शन सब तरीका उपयुक्त नहीं है लिखा है, सॉरी उपयुक्त नहीं है। तो 3 सही थे, एक ही है सतह को खुरदुरा बनाना, ये कोई तरीका थोड़ी है घर्षण को कम करने का, ये तो और बढ़ा देगा, ये तो और बढ़ा देगा ना घर्षण को। बाकी सब से ऊपर के तीनों जो हैं उनसे घर्षण कम होगा, जबकि तीसरे नंबर वाला जो है वो घर्षण को बढ़ा देगा। ठीक है, यहां से थ्योरेटिकल पोर्शन आपका फ्रिक्शन का खत्म होता है। उसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, वहां पे अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा घर्षण से संबंधित टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ शब्द जो घर्षण चैप्टर पढ़ते समय यूज होंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट लुढ़केगा या चलेगा, स्टेबल डिजाइन गाड़ी का कैसा होता है, ये सब। एंड द नेक्स्ट वन विल बी न्यूमेरिकल पोर्शन। तो खत्म कर लेंगे आज की क्लास में इतना ही। थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट होता है यहाँ से लगभग, थ्योरी और भी है, मतलब अगले क्लास में थोड़ी टेक्निकल थ्योरी होगी, मतलब थोड़ा सा समझने वाला थ्योरी। आज का तो थ्योरी इजी था, सबको समझ में आया होगा, कल वाला थोड़ा अच्छा होगा। जो लोग अभी यूनिट फर्स्ट नहीं कंप्लीट किए हैं, लंबा लग रहा है, तो वन शॉट देख लें, बाकी धीरे धीरे देखते रहें। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय बोलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। नोट्स के लिए आप लोग ऐप पे चले जाइएगा, ठीक है, जो लोग कोर्स लिए हैं उनको उसमें नोट्स मिल जाएगी।